इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, रिटेनिंग वॉल जैसा कि अपने सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके आईएस कोड से। आईएस कोड से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका कोड क्या होता है। तो याद रखना IS 14458। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रिटेनिंग वॉल इसके डेफिनेशन से। एज द नेम सजेस्ट, रिटेनिंग वॉल क्या है? एक वॉल है जो रिटेन करके रखता है किसको? किसी मटेरियल को, जैसे कि अर्थ या फिर वाटर। ठीक है, और कहाँ पर रिटेन करके रखेगा? जहाँ पे सडन चेंज हो उनके आरएल में। देखते हैं इसको डायग्राम से। ये है रिटेनिंग वॉल। इसमें क्या है? ये रिटेनिंग वॉल है, इधर अपना सॉइल है जिसको क्या वो अर्थ भी बोलते हैं, है ना। उसको रिटेन करके रखा है ये रिटेनिंग वॉल। और दोनों के आरएल में चेंज है, ग्राउंड तो यहाँ और यहाँ। मान लो इसका आरएल हो गया कितना? 104 मीटर। इसका आरएल देखेंगे तो कितना? 100 मीटर। तो आरएल में चेंज है और ये एक अर्थ मास को रिटेन करके रखा हुआ है। अगर ये रिटेन करके नहीं रखेगा तो ये सॉइल कैसा हो जाएगा? कैसे अपने नेचुरल शेप में आ जाएगा? ये अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल पोजीशन में आने के बाद ये एक शेप ले लेगा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है इसको बोले एंगल ऑफ रिपोज। और इसी एंगल ऑफ रिपोज को अज्यूम करने से रिटेन्ड अर्थ को कौन रोकता है? रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो अभी तक जो डिस्कस किया उसको देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? These are the structures used to retain earth or any other material where there is a sudden change in the RL of ground. ठीक है, hence it is used to prevent the retained earth from assuming its natural angle of repose. Angle of repose क्या बताया था मैंने? कि अगर मैक्सिमम या ये एक क्रिटिकल एंगल होता है जो ग्रेनुलर मटेरियल बना लेता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, अगर इसको डंप्ड कर दिया लूजली, अगर ये रिटेनिंग वॉल नहीं रहेगा तो ये कैसे हो जाएगा? इधर गिर जाएगा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना लेगा, एंगल ऑफ रिपोज, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। दोनों के आरएल में चेंज है, ऐसे ग्राउंड को रिटेन करके रखा है रिटेनिंग वॉल। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग बहुत सारे टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल है। तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल और दूसरा बोलेंगे सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ये हो गया ग्रेविटी वॉल, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ये सेमी ग्रेविटी और कैंटिलीवर, बटरेस और काउंटरफोर्ट, ये भी सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के अंदर आते हैं। ठीक है, और बटरेस और काउंटरफोर्ट लगभग सेम होते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल क्या होता है? जैसे कि ग्रेविटी वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वेट इंक्लूडेड है ना, वेट का कोई रोल है। तो ये स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस या रिस्टोरेंस कैसे प्रोवाइड करता है? अपने ओन वेट के कारण। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटी वॉल। और इसका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इसको अपने वेट से रिटेन करना है, इसलिए इसको बड़े साइज में बनाते हैं। जनरली किससे बनाया जाता है? स्टोन मशीनरी से या फिर कंक्रीट से बनाते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट में एक लिमिटेशन है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 मीटर तक के हाइट के लिए सूटेबल क्या है? ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इससे ऊपर होगा तो फिर दूसरा हम ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, इसका थिकनेस कैसे डिसाइड करते हैं? इसका थिकनेस इस तरीके से रहता है कि ये टेंसाइल स्ट्रेस को एलिमिनेट कर दे, अपने परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस ना आए। नहीं तो फिर क्या होगा? कंक्रीट, इरिगेशन में पढ़े होगे, कंक्रीट बेस को लूज कर देता है। इसेंट्रिसिटी पढ़े होगे, लेस देन इक्वल टू B/6 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इरिगेशन का पार्ट है, इसमें अभी नहीं जाएंगे। ये हुआ अपना ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। उसके बाद सेकंड टाइप क्या है? कैंटिलीवर देखते हैं। कैंटिलीवर वॉल है ना, जो कि आता है सेमी ग्रेविटी के अंदर। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल
अच्छा, उसके पहले ग्रेविटी और सेमी ग्रेविटी में हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं। ग्रेविटी वाल क्या बताया मैंने कि ये अपने वेट से रेजिस्ट करता है, अपने वेट के कारण स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, पूरा का पूरा वेट का रोल होता है इसमें। इसमें लग गया सेमी ग्रेविटी, मतलब वेट का पूरा पूरा रोल नहीं होगा, कुछ और चीज़ भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक रेइंफोर्समेंट दे दिया है बैकफिल में, है ना, बैकफिल रेइंफोर्समेंट दे दिया है। इस कारण क्या है, इसकी स्टेबिलिटी वेट के साथ साथ रेइंफोर्समेंट भी दे रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अब सेमी ग्रेविटी में पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कैंटिलीवर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वॉल है ये। हाइट की बात करें तो हाइट कब तक, 8 मीटर तक की हाइट में हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रेविटी वॉल स्टेबिलिटी कैसे दे रहा था, वेट के कारण। तो सेमी ग्रेविटी वॉल ये कैंटिलीवर कैसे स्टेबिलिटी देगा, कैंटिलीवर एक्शन के कारण। ठीक है, अब इस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं जो ये हमको समझना है। ब्लैक से बनाते हैं। तीन पार्ट को पहले समझते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्टेम, ये वाले पार्ट को बोलते हैं स्टेम, और ये नीचे वाले लंबे पार्ट को बोलते हैं बेस स्लैब। बेस स्लैब, बेस स्लैब भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड है, उसको बोलते हैं हील स्लैब, और लेफ्ट वाले को बोलेंगे टो स्लैब। अच्छा, इसको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके स्टेम, टो और हील एक्ट करते हैं किसके जैसे, बिहेव करते हैं एज वन वे कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, इसलिए इसको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। इसको दूसरे पेज पे ले जाके देखते हैं कि इसका कैसे ये कैंटिलीवर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे इसने क्या रिटेन किया हुआ है, सॉइल को। ठीक है, इस तरफ इसका सॉइल है, ये है ग्राउंड लेवल, इधर पे सॉइल है। तो इस सॉइल के कारण क्या आएगा, एक लेटरल अर्थ प्रेशर आएगा। लेटरल अर्थ प्रेशर आएगा, सो ये कैसे बेंड कर जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, नीचे से टो में और हील में नीचे से आएगा सॉइल प्रेशर। हील के ऊपर भी यहाँ नीचे सॉइल है, तो उसका प्रेशर आएगा, और ये भी जाके बेंड कर जाएंगे यहाँ से। स्ट्रेट तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है, सो ऐसे कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। हील और टो स्लैब कैसे एक्ट एज कैंटिलीवर, किसके, अंडर द एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सॉइल, नीचे का सॉइल ओवर द हील एंड बेस स्लैब। और स्टेम कैसे बिहेव करता है कैंटिलीवर स्लैब, अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, जो यहाँ पे जो अर्थ रिटेन किया हुआ है उसने लगाया। ठीक है, एक बार नोट्स से देख लेते हैं इसको। ग्रेविटी वॉल पढ़ा था हमने। ग्रेविटी वॉल क्या है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कैसे प्रोवाइड करता है, अपने वेट के कारण। स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस, रिस्टोरेशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओन वेट, एंड देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज ग्रेविटी वॉल। और वेट के कारण स्टेबिलिटी देता है, इस कारण साइज भी इसकी बड़ी निकल के आती है।
जनरली इसको कैसे बनाते हैं, स्टोन मशीनरी से या फिर कंक्रीट से। ठीक है, हाइट बताया था कहाँ तक, 3 मीटर तक सूटेबल है। इट्स थिकनेस इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय नीड टू एलिमिनेट टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी सेंट्रिसिटी कैसी, लेस देन इक्वल टू b/6 हम लोग रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कैंटिलीवर वॉल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वॉल है। हाइट क्या था इसका, 8 मीटर तक के लिए। इसमें 2 पार्ट होते हैं, स्टेम और बेस स्लैब। बेस स्लैब में फिर 2 होता है, एक हील और लेफ्ट वाला टो। ठीक है, ये भी आता है सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के अंदर। फिर क्या देखा हमने, हियर ऑल अबाउट 3 कंपोनेंट स्टेम, टो और हील बिहेव एज वन वे कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, स्टेम कैसे एक्ट करता है कैंटिलीवर स्लैब की तरह, अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, जो सॉइल लगाती है। हील और टो स्लैब कैसे करते हैं कैंटिलीवर एक्शन, रिजल्टेंट ऑफ सॉइल वेट ओवर द हील एंड सॉइल प्रेशर फ्रॉम बॉटम ओनली। ठीक है, बॉटम ओनली किसके लिए है, बॉटम ओनली है टो के लिए। टो के सिर्फ नीचे जो सॉइल है उसके कारण होता है, और जो हील है, हील के ऊपर भी सॉइल है नीचे भी सॉइल है, तो उसके रिजल्टेंट के कारण जो भी एक्शन होता है कैंटिलीवर का वो उसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल देखते हैं। 8 मीटर की हाइट तक के लिए तो क्या था, कैंटिलीवर सूटेबल था। उसके बाद क्या है, काउंटर फोर्ट। अगर ज़्यादा हाइट आ गई तो क्या करेंगे, ज़्यादा हाइट ऑफ वॉल की ज़रूरत पड़ी सो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट स्टेम में, हील में और टो में भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण थिकनेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, है ना। ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा तो ज़्यादा थिकनेस लगेगा। तो इसको रोकने के लिए, ज़्यादा थिकनेस में जो इंक्रीज़ आ रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये जैसे कि ये लेंथ है, ये डायरेक्शन में लेंथ है, तो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये क्या है, सपोर्ट है। ये सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया हिल स्लैब के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोले, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ठीक है, हाइट इसकी क्या रहेगी, हाइट याद रखना, 7 मीटर से ऊपर की हाइट के लिए काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल सुटेबल रहता है। ठीक है, और ये दोनों सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट के इंटरवल कैसे रहेगा, इसके आगे और होगा, इसके आगे और होगा। अगर इसकी हाइट h है सो ये इंटरवल कितना रखेंगे हम लोग, 1/2 से लेके 1/3 ऑफ h। ठीक, अब शुरू में मैंने बोला था कि काउंटर फोर्ट और बटरेस के बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, काउंटर फोर्ट में हमने कहाँ पे प्रोवाइड किया, ये ट्रांसवर्स सपोर्ट हील के ऊपर। अगर इसी को टो के साइड में दे देंगे, जैसे कि ये देखो ये बैकफिल है, बैकफिल के साइड क्या था, ये हील और उस पार टो। अब ये बैकफिल इधर है, इस साइड की मिट्टी है, तो ये क्या बन जाएगा, टो बन जाएगा। तो टो के ऊपर अगर हम लोग ट्रांसवर्स सपोर्ट दे देंगे तो इसको बोलते हैं बटरेस रिटेनिंग वॉल। ठीक है, ये डिफरेंस है, याद रखना है। थर्ड पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे, बटरेस। हाइट इसकी भी सेम है, हाइट रिक्वायरमेंट इतने के लिए ये सूटेबल है, इस हाइट के लिए ये है, और हाइट ग्रेटर देन 7 मीटर इसका भी ये आएगा। ठीक है, ग्रेविटी वॉल 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंटिलीवर 8 मीटर तक के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा 7 मीटर से ज़्यादा चाहिए तो फिर काउंटर फोर्ट दे देंगे और या बटरेस दे देंगे। ठीक, 4 टाइप ऑफ वॉल हो गया। अब हम लोग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहता है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल डिटेल में देखते हैं, इसको हम लोग पहले थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले बनाया स्टेम, ये बनाया टो, इधर बनाया हील। स्टेम, टो और हील हो गया। इसमें हम लोग रिइंफोर्समेंट भी देंगे। सबसे पहले बनाते हैं, फिर इधर ग्राउंड। ठीक है, ये अर्थ को रिटेन करके रखा हुआ है, ये इधर का डिफरेंस इन RL हो गया। उसके बाद ये अगर अर्थ को रिटेन करके रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो ये हो गया
प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इधर पे आता है पैसिव अर्थ प्रेशर। इधर पे आएगा पैसिव अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट अब इसमें रेनफोर्समेंट दे देते हैं। तो ये स्टेम का रेनफोर्समेंट, स्टेम का रेनफोर्समेंट उसके बैक फेस में रहता है, इसको बैक फेस बोलते हैं और इस साइड को फ्रंट फेस बोलते हैं। उसके बाद टो का रेनफोर्समेंट रहेगा नीचे, इसको दे देते हैं दूसरे कलर से। टो का रेनफोर्समेंट रहता है नीचे और हील का उसके ऊपर। ठीक है, शुरू में मैंने दिखाया था कैसे बैंड कैसे होते हैं इन लोग। ये वाला इधर झुकता है, ये हील नीचे गिरता है और ये टो ऊपर उठता है नीचे वाले सॉइल के प्रेशर के कारण। इस कारण ही उसके ही बिहाफ पे ही ये रेनफोर्समेंट दिया गया है। ठीक है, अब नीचे से क्या बताया था मैंने कि सॉइल का प्रेशर लगता है, उसको भी दिखा देते हैं। नीचे से ये सॉइल प्रेशर लग रहा है, इधर भी नीचे से सॉइल प्रेशर लग रहा है। ये लगा अपना पैसिव अर्थ प्रेशर। ये क्या लगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है ना, सॉइल जो ये रिटेन करके रखा है वो इस वॉल को कैसे करेगा, अवे लेके जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर। और यहाँ पे उसके साइड टूवर्ड द वॉल तो फिर पैसिव अर्थ प्रेशर। ये बोला PA, ये बोला PP। कहाँ पे लगेगा, एट द हाइट h/3। सो हाइट दे देते हैं ये हाइट h और इसको बोल दिया कैपिटल H। PA कितने पे लगेगा, h/3 और ये छोटा h/3। अब प्रेशर का नीचे वैल्यू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, Ka गामा H बोल देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं Kp गामा छोटा h। ठीक है, Kp गामा छोटा h। ये हो गया हील स्लैब, ये टो स्लैब, हील स्लैब, स्टेम हो गया। अब इनका वेट लग रहा होगा, वेट, इसका वेट लग रहा होगा नीचे, इसका वेट भी लग रहा होगा, सबका वेट नीचे। सो क्या बोल देते हैं, वेट W1, इसको बोल देते हैं W2, ये स्टेम का वेट W3 और ये सॉइल का वेट W4। और 1 2 3 4 को मिला के टोटल वेट W। ठीक है, तो W इज इक्वल टू W1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, और क्या क्या है W1 2 3 4 उसका वैल्यू बता दिया। इसके बाद नोट्स रहेगा उसमें देख लेना। ठीक है, और नीचे ये जो अलग से दिया हुआ है इसको बोलते हैं शियर की, इसका नाम है शियर की। और इसका क्या काम है,
ये पूछता है एग्ज़ाम में। इसका काम है क्या करना, रेजिस्ट करना स्लाइडिंग को, ठीक है। कौन देता है, कौन कराता है स्लाइडिंग, एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स, ठीक है। उसको ये रेजिस्ट करेगा, कब करेगा, अगर फ्रिक्शन सफिशेंट नहीं हुआ रेजिस्ट करने में। फ्रिक्शन बता देता हूँ, ये है फ्रिक्शन F, ये फ्रिक्शन F इधर लगेगा। स्लाइडिंग करा रहा है एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन अगर सफिशेंट नहीं रहता है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं शियर की, ठीक है। और इन्फोर्समेंट कैसे दिया है वो भी बता दिया, कैसे सोच के, यहाँ नीचे क्यों है, यहाँ ऊपर क्यों है, और यहाँ इस तरफ क्यों है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड पॉइंट्स, है ना, जो एग्ज़ाम में आपके इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टेम, हील और टो कैसे करता है, एक्ट करता है एज ए कैंटिलीवर, ये याद रखना है। या बोल सकते हैं बेंड कैसे करता है, एज ए कैंटिलीवर। उसके बाद थिकनेस ऑफ हील स्लैब, थिकनेस ऑफ हील स्लैब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको नोट्स में देखेंगे। थिकनेस ऑफ हील स्लैब ये कितना लेना है, इसको हमको लेना है 8%। हील स्लैब, हील स्लैब नहीं, इसको कहेंगे एक्चुअली बेस स्लैब, पूरे बेस स्लैब का रहेगा ना, क्योंकि हील का भी वही है, टो का भी वही है, तो बोल देते हैं बेस स्लैब। बेस स्लैब का थिकनेस कितना रहता है, 8% लेंगे हाइट ऑफ वॉल के, 8% ऑफ हाइट ऑफ वॉल। लेकिन किसी भी केस में ये 300 से कम नहीं होना चाहिए, 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। अब देखते हैं थिकनेस ऑफ स्टेम। थिकनेस ऑफ स्टेम कैसे करते हैं, इसको हम लोग टेपर करते हैं, ठीक है। टेपर्ड करते हैं नीचे से ऊपर, जैसे कि पीछे देखें, ये यूनिफॉर्म थिकनेस तो नहीं है, यूनिफॉर्म होता तो क्या सही ऐसा रहता, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। सो क्या किया गया है, इसको टेपर किया गया है। मिनिमम इसका कितना रहेगा टेपर करने के बाद, मिनिमम 150 mm रहना चाहिए, टेपर्ड लीनियरली विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ 150 mm, ठीक है। और एक प्रोविज़न याद रख लेना, इसका कितना होगा, h/8 to h/12। h क्या है, हाइट ऑफ वॉल, है ना। तो ये हो गया थिकनेस ऑफ बेस स्लैब और थिकनेस ऑफ स्टेम का जानकारी। ये देख, तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ये है स्टेम, ये है टो और ये है हील। यहाँ पे आ रहा है सॉइल का वेट W4, स्टेम का वेट W2, ये टो का वेट W1 और यहाँ पे W3। हील का वेट, ये नीचे से लग रहा है सॉइल प्रेशर, ये है फ्रिक्शन जो कि क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा स्लाइडिंग को। और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हुआ रेजिस्ट करने के लिए तो फिर शियर की देते हैं स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इन केस फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू रेजिस्ट स्लाइडिंग प्रोवाइडेड बाय एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स, है ना। ये पैसिव अर्थ प्रेशर डायग्राम, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम, एच हाइट यहाँ पे छोटा एच और ये उसका ये एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है W क्या है, W1 2 3 4 क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है ये। फिर हमने देखा था स्टेम, हील एंड टो एक्ट एज या फिर बेंड एज कह सकते हैं कैंटिलीवर की तरह। फॉर प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन, जब हम लोग डिज़ाइन का क्वेश्चन करते हैं ना तो उसमें शुरू में नहीं दिया होता है, तो उस समय क्या ले लेते हैं, बेस स्लैब, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। बेस स्लैब यानी कि टो और हील का मिला के 8% ऑफ द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी, लेकिन 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद थिकनेस ऑफ द स्टेम को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड और टेपर्ड लीनियरली टू ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 150 mm, है ना। और h/12 टू h/8 हमको याद रखना है प्रोविज़न। फॉर इकोनॉमी कहने का मतलब है कि कैंटिलीवर में जो फिक्स्ड एंड होता है बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे ज़्यादा आता है, इधर पे कम रहता है। वैसे ही स्टेम में क्या था अपना, इधर वैल्यू बेंडिंग मोमेंट का कम है तो इधर ज़्यादा थिकनेस देने का मतलब नहीं है, इसलिए बोला फॉर इकोनॉमी हम लोग इसको लीनियरली वेरी करा देते हैं या कह सकते हैं टेपर्ड कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। अगला पॉइंट ये है कि मेन रेनफोर्समेंट के बारे में है। रेनफोर्समेंट कहाँ पे दिया, स्टेम का बैक फेस पे दिया, ये देखो ये बैक फेस पे,
और मेन रेनफोर्समेंट ऑफ हील स्लैब कहाँ पे दिया, टॉप फेज में, और टो स्लैब में कहाँ पे दिया, बॉटम फेज में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद याद रखना है क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग टो और हील के लिए क्या है, टो स्लैब के लिए कहाँ पे है, फ्रंट फेस पे, स्टेम के फ्रंट फेस पे, और हील स्लैब के लिए कहाँ है, हील स्लैब के लिए स्टेम के बैक फेस पे। ठीक है, और स्टेम के लिए स्टेम के और बेस स्लैब के जंक्शन पे है क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग। ठीक है, और एक बात, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन सेक्शन हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर जो नीचे सॉइल का होता है, नीचे का जो सॉइल प्रेशर होता है उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास होना चाहिए, फ्रंट फेस ऑफ स्टेम से पास होना चाहिए। फ्रंट फेस कहाँ है, ये, तो नीचे से जो सॉइल प्रेशर आ रहा है इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट बनाएंगे, इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट बनाते हैं, ये बना रिजल्टेंट, ये बना सॉइल प्रेशर, तो इसका रिजल्टेंट अगर बनाएंगे तो वो कहाँ से पास होगा, ये फ्रंट फेस ऑफ स्टेम है ना, तो यहाँ से पास होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है इसमें, ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मिनिमम लेंथ हमने क्या निकाला, मिनिमम लेंथ ऑफ, इसको हम लोग अगर बोल दें एल मिनिमम लेंथ ऑफ हील स्लैब, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं, ये भी पूछता है एग्जाम में। सो एल मिनिमम क्या हो जाएगा, एल मिनिमम मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ हील स्लैब, एच इंटू एच क्या है, हाइट ऑफ वॉल, K/3 का अंडर रूट, के क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, जो कि अपने को पता है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi होता है, इज इक्वल टू, और क्या बोल सकते हैं, cot स्क्वायर 45 + 5/2। एच बताया हाइट ऑफ वॉल है, के एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, तो ये हो जाता है मिनिमम लेंथ ऑफ हील स्लैब। नोट्स में देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन रिइंफोर्समेंट ऑफ स्टेम, जो अभी अपन ने डिस्कस किया, कहाँ प्रोवाइड रहता है, बैक फेस ऑफ द स्टेम पे उसका मेन रिइंफोर्समेंट रहता है। मेन रिइंफोर्समेंट ऑफ हील स्लैब कहाँ रहता है, टॉप फेस पे, और टो स्लैब का मेन रिइंफोर्समेंट बॉटम फेस पे। नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन देखे थे बेंडिंग के लिए, टो के लिए और हील के लिए। टो के लिए कहाँ पे रहता है, फ्रंट फेस ऑफ स्टेम, और हील के लिए बैक फेस ऑफ स्टेम। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन ऑफ स्टेम के लिए क्या रहता है, स्टेम के और बेस स्लैब के जंक्शन पे स्टेम का क्रिटिकल सेक्शन रहता है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग। फिर हमने देखा था मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन सेक्शन, रिजल्टेंट ऑफ द प्रेशर फ्रॉम सॉइल से जो प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से पास करेगा, फ्रंट फेस ऑफ स्टेम से। डायग्राम से देखते हैं, ये था फ्रंट फेस और ये था बैक फेस। तो यहाँ कहाँ से, ये रिजल्टेंट है, ये सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये रिजल्टेंट है, आर कहाँ से पास कर रहा है, फ्रंट फेस ऑफ डैम से। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा था मिनिमम लेंथ ऑफ हील स्लैब, एल मिनिमम का वैल्यू h इंटू √Ka/3। के क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, उसका ये फॉर्मूला। उसके बाद फाई था एंगल ऑफ रिपोज या इंटरनल फ्रिक्शन कह सकते हो, h था हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अब टो स्लैब की लेंथ की जानकारी निकालते हैं। अभी हील स्लैब का देखे थे, अब टो का देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है इसमें, फॉर इनिशियल डिज़ाइन हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं स्टेम को, इनिशियल डिज़ाइन के लिए हम लोग स्टेम को रख सकते हैं 1/3 लेंथ पे। ठीक है, 1/3 लेंथ किसका, बेस स्लैब का। तो ये 1/3 लेंथ हुआ, तो इधर कितना हो जाएगा, 2/3 लेंथ, 2l/3। सो यहाँ तक अगर ले लें हम लोग l/3 और l/3, है ना। और ये वाला लेंथ अभी हम लोग निकाले थे, हील स्लैब का लेंथ निकाले थे, कितना था, l मिनिमम। सो ये वाली लेंथ क्या बोल रहे हैं हम लोग, l मिनिमम, है ना, पीछे निकाले थे हील स्लैब का। L मिनिमम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, L मिनिमम इज इक्वल टू 2l/3, L मिनिमम इज इक्वल टू
12/3। सो L कितना आ गया, यहाँ से L/3 कितना आ गया, L मिनिमम बाई 2। ये आ गया L मिनिमम बाई 2। ये आ गया किसका, टो की लेंथ। तो टो की लेंथ भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी L मिनिमम का फॉर्मूला तो पता ही है, उसमें डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो टो की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये था अपना टो और हील का लेंथ। टो और हील का लेंथ निकल आया, इसका मतलब क्या निकल के आ गया, बेस स्लैब का लेंथ निकल आ गया। तो इन जनरल हम लोग क्या ले लेते हैं, लेंथ ऑफ बेस स्लैब क्या ले लेते हैं, 0.6 to 0.8 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, लेंथ ऑफ बेस स्लैब आ गया, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब आ गया, फिर स्टेम का भी थिकनेस निकाल लिए। ठीक, उसके बाद और एक पॉइंट हम लोग इसमें क्या करते हैं, जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कंट्रैक्शन होता है, उसके लिए हम लोग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट। तो इसका क्या प्रोविज़न है, हर 30 मीटर में जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। 30 मीटर कहाँ, लेंथ के लॉन्ग, और लेंथ कहाँ दिख रहा है इसका, समझ लो स्क्रीन के अंदर जा रहा है इसका लेंथ। तो ये है, ये लेंथ है। ठीक है, तो इसी में हर 30 मीटर में हम लोग क्या देते हैं, जॉइंट देते हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जॉइंट। इसका लेंथ याद रखना है कितना, 30 मीटर। एक बार अब नोट्स में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फॉर इनिशियल डिज़ाइन हम लोग क्या ले लेते हैं, स्टेम को कहाँ पे रख देते हैं, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ बेस स्लैब। ठीक है, ये 1/3 लेंथ पे रख दिया है, ये था स्टेम। हेंस टोटल लेंथ ऑफ बेस स्लैब टू बी कंसिडर्ड एज 3/2 ऑफ L मिनिमम। ठीक है, यही हम लोग देखे थे, L मिनिमम क्या है, लेंथ ऑफ हील स्लैब। तो टोटल लेंथ ऑफ बेस स्लैब क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ बेस स्लैब L, 3/2 ऑफ L मिनिमम। 12/3 क्या बोले थे, ये 12/3 था, 12/3 L मिनिमम, तो यहाँ से L निकाल लिया, 3/2 L मिनिमम। और L/3 क्या था, यहाँ से 3 इधर ले गए, तो L/3 हाफ ऑफ L मिनिमम। L मिनिमम अपने को पता है, पीछे निकाले हैं, हील का लेंथ। अब L उसमें डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा टो का लेंथ। मतलब यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, टो का लेंथ जो है आधा होता है इसके हील के लेंथ का। ठीक है, फॉर इनिशियल डिज़ाइन हम लोग ये अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लेंथ ऑफ बेस स्लैब, जनरली कितना ले लेते हैं, 0.6 से 0.8 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वॉल। और जॉइंट का बात बताया था, जॉइंट हम लोग कैसे देते हैं, हर 30 मीटर में देते हैं, लेंथ के अलाउंग, किसके लिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक,